गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी में साना साना हाथ जोड़ नामक चैप्टर के अगले पार्ट का अध्ययन करेंगे। देखिए, पिछले पार्ट में आपने पढ़ा कि लेखिका जो है वह पर्वत हिमालय की ऊंचाइयों पर काफ़ी ऊपर चढ़ चुकी है और वहाँ वह देख रही है कि जब ये लोग पर्वत की सुंदरता को देखना चाहते हैं उसी समय एक बादल का समूह आ जाता है और वह बादलों का समूह आकर के उस पर्वत की सुंदरता को ढक लेता है। तो फिर उसके आगे के पार्ट को हम देखते हैं। लेकिन आपको एक बार बता दें एक बात कि यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे कि नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। और हमें भी कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए अब उसके आगे के भागों को देखते हैं। लेखिका कहती है, चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आँखों देखती जा रही थी। माया और छाया, माया इसलिए क्योंकि वो जो प्राकृतिक दृश्य है हिमालय का वो काफ़ी आकर्षित करने वाला है, सुंदर है। और छाया इसलिए क्योंकि बादल जो हैं वो आ करके उसको ढक ले रहे हैं। इसीलिए लेखिका कहती है कि मैं इस माया और छाया के अनूठे खेल को अपनी आँखों से जी भर के देख रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली थी। सयानी माने चतुर या चालाक। लेखिका कहती है कि जैसे प्रकृति मुझे चालाकी से युक्त करने के लिए ही इस तरह के अपने रहस्यों का उद्घाटन कर रही थी, अर्थात अपने प्रकृति के जीवन के रहस्यों को मेरे सामने व्यक्त कर रही थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छंटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। लेखिका कहती है धीरे धीरे बादल की धुंध जो थी वो समाप्त हुई, अर्थात जो बादलों का समूह आया था वो समाप्त हुआ। तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पहाड़ नहीं है बल्कि दो विपरीत दिशाओं से यानी विरुद्ध दिशाओं से आने वाले दो बड़े बड़े छाया पहाड़ थे जो अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे समक्ष उपस्थित थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई और उस सुंदर दृश्य को देखने के लिए हम लोगों ने जीप वहाँ थोड़ी देर रोक दी। जितेंद्र से कहा गया, उसने जीप रोकी। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। जन्नत माने होता है स्वर्ग जैसी सुंदरता। लेखिका कहती है कि जब मैंने अपनी गर्दन घुमा करके चारों तरफ देखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ स्वर्ग की सुंदरता उतर करके आ गई हो। नज़रों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, मैंने जहाँ तक मेरी निगाहें जाती थी, नज़रों के छोर का मतलब जहाँ तक मैं देख पाती थी चारों तरफ सुंदरता ही बिखरी पड़ी थी। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, यानी ऐसा प्रतीत होता रहा कि जैसे ये पर्वत उनके पास जो भी है वह मानव को, प्रकृति को दे देना चाहते हैं। इस तरह की अनुभूति हो रही थी उन सुंदरताओं को देखकर। पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे हमें दिखाई दे रहे थे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन, और लेखिका कहती है कि वहीं जहां हम लोग रुके थे, जीप रोकी गई थी हमारी, वहीं पर एक स्थान पर थिंक ग्रीन लिखा हुआ था। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा है। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियता और रोडोडेंडो के फूल। लेखिका कहती कितना आश्चर्य है कि इस ब्रह्मांड में पल पल में कितना कुछ परिवर्तित हो रहा है, किस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। और निरंतर बहते हुए ये झरने, नीचे की तरफ वेग से बहती हुई तीस्ता नदी, सामने उठती ये बादलों की धुंध और मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम चलती हवा, धीरे धीरे हिलोरें लेती हुई चलती हवा और उन हवाओं के कारण हिलते हुए प्रियता और रोडोडेंडों के फूल किस तरह से सुंदरता बिखेर रहे हैं। सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए, और ये सब यानी झरने, तीस्ता नदी, आवारा बादल और बर्फ की गिरने वाली जो धुंध है वो किस तरह से अपने तान में बहते हुए चले जा रहे हैं। चरैवेति चरैवेति, और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद
चरैवेत, चरैवेत माने निरंतर चलते रहो, निरंतर चलते रहो अर्थात गति करते रहो। और वहीं लेखिका कहती है कि ये शायद इसी का पाठ पढ़ते हुए निरंतर अपने जीवन में गतिशील बने हुए हैं और इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। वजूद माने होता है कि अपनी जो अस्मिता है, अपना जो अस्तित्व है वह। लेखिका कहती है प्रकृति के इस निरंतर प्रवाह या गतिशील जीवन में मेरा भी जीवन एक तिनके, मेरा भी अस्तित्व किसके समान वहाँ प्रतीत हो रहा था, एक तिनके के समान, कि जैसे मेरा जीवन एक कोई छोटा सा तिनका हो। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। लेखिका कहती है कि आज मुझे पहली बार अपने जीवन में ऐसा महसूस हो रहा था कि वास्तव में यह चलायमान सुंदरता ही, गतिशील सुंदरता ही जीवन का वास्तविक आनंद है। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्मक हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। लेखिका कहती है कि वहाँ संपूर्णता था, प्रकृति अपने संपूर्ण रूप में विद्यमान थी और उस सुंदरता को देखकर मैं एकात्मक हो रही थी। अर्थात उस जो प्रकृति से मैं अपने आप को मान रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं प्रकृति में घुल मिल गई हूँ। अर्थात हमारे भीतर और बाहर की जो रेखा थी, प्रकृति से जो भिन्नता का अस्तित्व था, वो समाप्त हो रहा था। आत्मा की सारी खिड़कियाँ खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी और मेरी आत्मा में जो सांसारिक मोह माया का पर्दा पड़ा था वो समाप्त हो रहा था और ऐसा लगता था कि जैसे मैं ईश्वर के काफ़ी सन्निकट हूँ, समीप हूँ। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़। और लेखिका कहती है कि होटल से चलते समय मेरे दिमाग में, मुझे मेरे कानों में जो प्रार्थना उस नेपाली लड़की की पड़ी थी, वह आप फिर इस सुंदरता को देख करके इस स्थान पर पुनः मेरे होठों पर आ गई। साना साना हाथ जोड़, अर्थात इस गीत में मेरे होंठ पुनः बुदबुदाने लगे। तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया, वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। और उसी क्षण कहती है कि वह अतीन्द्रिय संसार, वह अतीन्द्रिय का मतलब इंद्रियों से परा, जो इंद्रियों से परे जो संसार था, जो सुंदरता थी, वह समाप्त हो गई। अचानक ऐसा लगा कि जैसे कोई सूखी टहनी पेड़ से टूटकर गिर गई हो। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर और तक निकल आई थी, क्योंकि लेखिका कह रही है मैं मंत्रमुग्ध सी चलती हुई उस आलस्य अवस्था में कुछ दूर आगे बढ़ चुकी थी। अचानक पांवों पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नूपुर अचानक टूट गए हों। और जब मैं रुकती हूँ तो मुझे इस तरह आभास होता है कि जैसे कोई नृत्यांगना यानी नृत्य करने वाली स्त्री अत्यधिक प्रसन्नता से नृत्य कर रही हो, लेकिन अचानक उसके पैरों के घुंघरू टूट जाएं और वह रुक जाए घुंघरू टूटने पर। ठीक उसी तरह से मैं भी अचानक हतप्रभ सी रुक गई। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। लेखिका कहती है कि क्योंकि ऐसा मेरे साथ इसलिए हुआ था क्योंकि मेरी दृष्टि जो थी वहाँ पहाड़ पर काम करने वाली महिलाओं को, पत्थर तोड़ती हुई महिलाओं को देखने पर जाकर के टिक गई थी और मैंने देखा कि वो महिलाएं वहाँ पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थीं। गुथे आटे सी गोल कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, गुथे आटे सी कोमल काया पर यानी सुंदर, उनके सुंदर हाथों में कुदाल और हथौड़े थे। कईयों की पीठ पर बंधी डोको में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे और जिन महिलाओं के साथ छोटे बच्चे भी थे उन्होंने अपनी पीठ पर एक टोकरी बांध ली थी जिसे डोको कहते थे और उस टोकरी में उन्होंने अपने बच्चों को रख रखा था। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थीं और कुछ महिलाएं तो कुदाल को जितनी शरीर में उनके ताकत थी पूरी ताकत लगा करके उस जमीन पर मार रही थी, चोट कर रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व या श्रम साधना साथ साथ। लेखिका कहती है कि मैंने देखा तो मुझे अनुभूति हुई, मैंने अनुभव किया कि इतने स्वर्गिक सौंदर्य, नदी, फूल, वादियों और झरनों की जहाँ सुंदरता भरी पड़ी है, ऐसे में भी मानव की भूख, मौत और दीनता तथा जिंदा रहने की किसी तरह से जंग जो है वो जारी है। इसीलिए ये माताएं जो हैं वो श्रम साधना में तल्लीन हैं। वहीं पर खड़े BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है?
और इस दृश्य को यानी महिलाओं को पत्थर तोड़ते हुए लेखिका कहती है कि मैंने वहाँ बीआरओ के एक कर्मचारी से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ियाँ चौड़ा बना रही हैं। तो उस कर्मचारी ने शायद मजाक करते हुए मुझसे कहा कि जिन रास्तों से गुजर करके आप पहाड़ों की सुंदरता को देखने के लिए जा रही हैं, हिम शिखरों से टक्कर लेने का मतलब है पहाड़ों की सुंदरता पर को देखने के लिए जा रही हैं, उन्हीं पहाड़ों पर चढ़ने के जो रास्ते हैं वो शायद इन्हीं महिलाओं के द्वारा बनाए गए हैं, अर्थात वो इन्हीं रास्ते को और चौड़ा कर रही हैं कि जिससे यहाँ आने वाले सैलानियों को, यात्रियों को कोई कठिनाई ना हो। बड़ा खतरनाक कार्य हो गया, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। लेखिका कहती है कि अचानक मेरे मुंह से निकल पड़ा कि अरे यह तो बड़ा खतरनाक कार्य है। वह संजीदा हो गया, कहने लगा पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। लेखिका कहती है कि मेरे इस बात को सुनकर के वह भी थोड़ा सावधान और गंभीर हुआ और उसने कहा कि इस तरह से कार्य करते हुए पिछले महीने तो एक महिला की जान भी चली गई थी। बहुत कठिन कार्य है यह पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। उसने बताया कि किस तरह से रास्ते बनाए जाते हैं। पहले डायनामाइट यानी बारूद लगा करके इन पहाड़ों को तोड़ दिया जाता है और उसके बाद जो पत्थरों के टुकड़े टूटे हुए पड़े होते हैं उन्हें तोड़ करके छोटे छोटे पत्थरों में बदल दिया जाता है। फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। और इस तरह से कटे हुए रास्ते यानी जो रास्ते खराब हो गए हैं उनमें बाढ़ की तरह इन पत्थरों को लगा दिया जाता है। उसमें जरा सी भी चूक हो जाती है तो सीधा पाताल प्रवेश, यानी आप पाताल में जा कर के ही मिलेंगे। क्योंकि जो पहाड़ी रास्ते होते हैं उनमें एक तरफ पहाड़ होता है रास्ते के और दूसरी तरफ एकदम गहरी खाई होती है। उस कहाँ कितनी गहरी खाई हो इसका भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। इसीलिए कह रहा है कि जरा सी चूक हुई सीधा पाताल प्रवेश। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रूट्स। ये देखिए इसका अनुवाद यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, आप ताज्जुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। यही है इसका अर्थ कि आपको विश्वास नहीं होगा, आप ताज्जुब मानेंगे कि मौत से खेल करके, मौत से संघर्ष करते हुए लोगों ने इन रास्ते को बनाया है जिस पर आज आप बड़ी आसानी से यात्रा कर रहे हैं। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चे को कपड़े में बांधकर पत्तों की तलाश में बन बन डोलती आदिवासी युवतियाँ। लेखिका कहती है कि मुझे इन महिलाओं को देखकर एक पुरानी बात याद आ गई, क्योंकि एक बार जब मैं पलामू में गई थी तो वहाँ पर मैंने गुमला के जंगलों में पीठ पर इसी तरह से अपने बच्चों को बांधे हुए और पत्तों की तलाश में घूम रही थी। जो आदिवासी युवतियाँ थी वो पत्ते तोड़ने के लिए जंगल में घूम रही थी। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और उनके जो कष्ट थे वो स्पष्ट हमको दिखाई दे रहे थे। बस बच्चों, इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।